मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, हमारे शरीर के सभी अंगों को कुंडली के 12 घर एक एक अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मकर राशि हमारे दोनों घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। वो एक कहावत है ना, सिर झुका देंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि सबसे मजबूत राशि, रफ एंड टफ राशि, जो हर हाल में अपने आप को एडजस्ट कर दे लेकिन घुटने कभी नहीं टेकेगी, ऐसी है मकर राशि। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। शुरू करें प्रथम भाव से। सबसे पहले बतला दूं कि इस महीने काल सर्प योग बन रहा है। काल सर्प योग का अर्थ समझिए। नाम सचमुच में बहुत भयंकर सा है, पर वैसा कुछ है नहीं। स्वरभानु राक्षस, जब उसको काट दिया गया था तो उसका सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु, ये दो नॉड्स हैं आसमान के, है ना। बाकी 7 ग्रहों को आप पिंड रूप में बॉल शेप में आसमान में देख सकते हैं, इन दो को नहीं देख सकते, लेकिन उसके बावजूद इनका प्रभाव उतना ही है जितना बाकी ग्रहों का है। तो जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि राहु से लेकर के केतु तक के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। अब काल सर्प योग इतना डरावना या इतना भयंकर क्यों है, या लोग इससे डरते क्यों हैं, मैं बतलाती हूँ। भले ही स्वरभानु राक्षस देवताओं की श्रेणी में आ गया अमृत पीने के बाद, लेकिन है तो राक्षस ही। तो उसकी जो प्रवृत्ति है ना, राहु और केतु दोनों की, वो तामसिक है, जबकि केतु तो साधु है, केतु तो मोक्ष का कारक है। उसके बावजूद प्रवृत्ति दोनों की तामसिक है। अब एक बात को समझिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, इवन हमारा शरीर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से बना है। तमोगुण भी हमारे जीवन का एक उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितना सतोगुण और रजोगुण है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। रात्रि तमोगुण से भरी हुई है, तमोगुणी है रात्रि। अगर रात्रि होनी बंद हो जाए, 1 हफ्ता बिना सोए अगर हम सब रहेंगे, पागल हो जाएंगे, है ना। रात्रि वो है जो हमारे शरीर के हर सेल से हमारी नेगेटिव एनर्जी को खींच करके लेके चली जाती है और सुबह हम तरोताजा उठते हैं। इसलिए इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकती, इम्पैक्ट होगा, क्या होगा वो भी बतला देती हूँ। हमारे आचार विचार, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, उसमें तमोगुण की अधिकता हो जाएगी। हम ज्यादा तमोगुणी हो जाएंगे, है ना। एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, हर चीज को नेगेटिव वे में सोचेंगे, वो चीजें जरूर होंगी। उसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं बिल्कुल शुरू में ही आपको बता रही हूँ। जनरली मैं रेमेडीज लास्ट में बताती हूँ, इस बार शुरू में ही बता रही हूँ। और इसकी रेमेडी ये है कि आप राहु के लिए घर में कपूर रखिए और केतु के लिए चींटियों को आटे में चीनी मिला करके सड़क के किनारे या कहीं भी पेड़ के नीचे जहां चींटियां हैं वहां दे दीजिए। बात करें प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव का स्वामी शनि है और बहुत सुदृढ़ स्थिति में रेवती नक्षत्र में तीसरे घर में बैठा है। 3, 6 और 11, इवन 8वां और 12वां भी वो एक अलग स्थिति है। ये ऐसे भाव हैं जिनको हम कठोर भाव या क्रूर भाव मानते। कारण तीसरा घर पराक्रम, मेहनत किसे अच्छी लगती है, छठा घर रोग ऋण और शत्रु, है ना। 11वां घर जो भी हमने पराक्रम किया, जो भी हमारा भाग्य है, जो कर्म है, उसका फल है जो सबसे मुश्किल से मिलता है। तो जब लग्न का स्वामी तीसरे घर में बैठा होगा, मेहनत कराएगा, छोटी यात्राएं कराएगा, कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय शनि रेवती में है। मैंने ज्योतिष मेरे पिता से सीखी, वही मेरे गुरु थे। वो कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुसार अपना आचार व्यवहार बदल लेता है। रेवती एक सेलिब्रेशन का नक्षत्र है। रेवती किसी कार्य के पूर्ण होने पर होने वाले महोत्सव को दिखाता है, खुशियां, उमंग, तरंग को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक शनि रेवती में रहेंगे तब तक जो काम आपने हाथ में लिए थे
उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनका कंप्लीशन होगा और वो कंप्लीशन आपके जीवन में उमंग, तरंग और खुशी लेकर के आएगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। सूर्य राजा है, सूर्य ईगो है, सूर्य अहंकार है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है। तो सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पर होगी प्रथम भाव पर, तो थोड़े से आत्मा में एक दुविधा बनी रहेगी सही और गलत को लेकर के। किसी बड़े का नियंत्रण रहेगा आपके जीवन पर, पिता का, बॉस का या पिता स्वरूप किसी आदमी का। उसके अलावा बुध की दृष्टि जब यहाँ होगी तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। आप अपनी लाइफ को, लाइफ के पार्ट्स को, लाइफ की चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर जब होगी 4 तारीख तक, शुक्र आपके 7वें घर में 4 तारीख तक शुक्र की दृष्टि होगी, तब तक अपने खान पान पर, रहन सहन पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे, अपने सौंदर्य का ख्याल रखेंगे, अपनी ललित कलाओं का ख्याल रखेंगे, अपने इनर और आउटर दोनों पर्सनालिटीज को ब्राइटन अप करेंगे, उसको विकसित करेंगे, उसको सुवासित और सुहासित करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जब यहाँ है तो सबसे सुंदर चीज ये है, शनि और बृहस्पति के आपस में अच्छे संबंध हैं। बृहस्पति इस समय उच्च है, मार्गी है, उदित है और पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है, तो किन्हीं शुभ कामों के होने की पूर्ण संभावना आपके जीवन में दिखती है। देखिए, पिताजी मुझे ऐसा कहते थे कि जब कोई एक ग्रह किसी एक तरफ इशारा कर रहा है किसी कुंडली में, तो ध्यान से देखो बाकी ग्रह भी वहीं इशारा कर रहे हो। आपके लग्न का स्वामी शनि जब रेवती में है, वो भी किसी कार्य के कंप्लीशन पर सेलिब्रेशन को दिखाता है, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि तब जब बृहस्पति पुष्य में है वो भी वही दिखाती है। तो कोई ऐसा शुभ काम जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, उसके कंप्लीशन पर खुशी का माहौल आपके जीवन में होगा। दूसरे घर की बात करें, राहु यहाँ अब धनिष्ठा में आ जाएंगे। एक्चुअली 30 जून से मूवमेंट शुरू होगा और 2 अगस्त को पूर्ण रूप से आ जाएंगे। 30 जून से धनिष्ठा की ओर जाना शुरू हुआ है। तो जो एक्चुअल कंप्लीशन होगा इनटू धनिष्ठा, क्योंकि किसी भी ग्रह को किसी नक्षत्र में जाने में समय लगता है ना, अराउंड एक्चुअली तो इस पीरियड को 45 डेज का एक स्पैन माना जाता है जिसमें कंप्लीट ट्रांजिट होता है। पर ये 30 तारीख से स्टार्ट होकर के 2 तारीख तक पूर्ण रूप से धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा का स्वामी मंगल है। राहु जब मंगल के घर में जाएगा, हालांकि धनिष्ठा धन को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, फोकस को दिखाता है, स्पीड को दिखाता है, कंप्लीशन इन हेस्ट को दिखाता है, कमांड को दिखाता है। तो घर की कमांड आप अपने हाथ में ले लेंगे। कुछ काम जो लचर पचर चल रहे थे उनमें तेजी आएगी, थोड़ा सा क्रोध भी आएगा, क्योंकि राहु जब मंगल के साथ युति बनाए या मंगल के नक्षत्र में जाए। आप बोलते हैं मैडम आप अच्छी बातें बताती हैं, बुरी बातें नहीं बताती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बुरी बातों को बहुत भयंकर तरीके से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो करके नहीं कहती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी रेमेडियल साइंस है, सिर्फ ये बताने के लिए है ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी प्रिकॉशन लीजिए। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, विशेष रूप से कुटुंबीय जनों के साथ। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा कुटुंबीय जनों के साथ। राहु वाणी को बहुत डिप्लोमेटिक बना के रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शतभिषा से भी मूव कर रहा है, पूर्ण रूप से धनिष्ठा में गया नहीं है। तो शतभिषा का भी इम्पैक्ट, ये जो पूरा टाइम है इससे में शतभिषा और धनिष्ठा दोनों का इम्पैक्ट मिला जुला रहेगा। केतु की यहाँ दृष्टि है और शुक्र की संजीवनी दृष्टि पूरा महीना यहाँ रहेगी। राहु और शुक्र मित्र हैं। राहु एम्पलीफायर है। शुक्र पत्नी, किसी ने भी मुझे पिछले वीडियो में लिखा शुक्र पत्नी भी तो है मैडम, आप पत्नी का नाम नहीं देते। स्त्रियों के केस में बृहस्पति पति है, फिर मुझे वो भी कहना पड़ेगा। यस, आपने सही कहा है। शुक्र से हम पुरुष के लिए पत्नी को देखते हैं। शुक्र धन, वैभव, संपदा, सौंदर्य, ललित कलाएं, पत्नी। तो क्या होगा कि जब शुक्र की संजीवनी दृष्टि दूसरे घर पर होगी, धन का संचय देखते हैं हम दूसरे घर से, आगमन देखते हैं 11वें घर से, तो धन का संचय होगा, वैभव आएगा कुटुंब में, पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। लेकिन साथ साथ राहु धनिष्ठा में भी जा रहा है, उसका ख्याल रखिएगा, है ना। थोड़ा सा अपनी वाणी, जैसा कि मैंने कहा, संभालिएगा।
तो दूसरे घर में कुटुंब में शुक्र की जो संजीवनी दृष्टि है, वो कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य है, जो पहला घर भी दिखा रहा है, तीसरा घर भी दिखा रहा है, फिर दूसरा घर भी वही दिखा रहा है, वो होगा। पर साथ-साथ अपनी वाणी, अपना क्रोध सँभालिएगा। तीसरा घर शनि रेवती में 9 अक्टूबर तक रहेंगे और 26 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टा चलता नहीं है, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, ऐसा लगता है उल्टा चल रहा है, पर वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शनि जब रेवती में वक्री होंगे तो देखिए, शनि अंतिम ग्रह, मीन अंतिम राशि, रेवती अंतिम नक्षत्र। अपने पराक्रम से आप किसी ऐसे कार्य का पूर्ण समापन करेंगे जिसके समापन पर सेलिब्रेशन होगा। और जब 26 जुलाई से शनि वक्री होंगे तो वो जो तीव्रता है ना आपके कार्य की, आपके पराक्रम की, आपकी मेहनत की जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। साथ साथ थोड़ा स्ट्रगल भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि संघर्ष है, शनि स्ट्रगल है, शनि कर्म है। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल 21 जून से आ गया है आपके 5वें घर में, मार्गी है और उदित है। चौथा घर भूमि है, भवन है, वाहन है, माता है, पब्लिक डीलिंग है और काल पुरुष का नन्हा सा हृदय, आपका भी नन्हा सा हृदय चौथा घर ही है। इसका स्वामी जब 5वें घर में जाएगा तो क्या होगा? 5वां घर हमारी संतान, शुक्र के घर में जा रहा है, वैसे भी वृष राशि में संतान है, प्रेम प्रसंग है, विद्या बुद्धि है, ज्ञान है। 5वां घर हमारा पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म के घर से मकान होगा, दुकान होगा, जमीन होगी, आप ये चीजें खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन केतु की नवम दृष्टि जब तक आपके चौथे घर पर, अभी और लंबा समय रहेगी, लगभग 1 साल और रहेगी, तब तक थोड़ा सा मातृभूमि से दूरी, माता से दूरी बनी रहेगी। मैंने कहा ना कि मैं नेगेटिव चीजों को भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है, बस उनको हॉरिफाई नहीं करती हूँ। तो जो चौथे घर के कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि आएगी। इस समय जन आक्रोश हो सकते हैं, अग्निकांड हो सकते हैं जगह जगह पर। तो इसीलिए माता के साथ संबंधों को संभालिएगा। पब्लिक डीलिंग में बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। 5वें घर में मंगल, वृष राशि में, शनि की तीसरी दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि कठोर होती है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, ऊपर से यहाँ शनि की दृष्टि है तीसरी। तो थोड़ा सा अपने प्रेम प्रसंगों में और अपने संतान के साथ वाणी को संभालिएगा, है ना। मंगल स्पीड है, मंगल एनर्जी है, काम बनेंगे। जो एजुकेशन में है उनके काम बनेंगे, आपके जो भी संतान के काम रुके हुए थे उनमें स्पीड आएगी, प्रेम प्रसंगों में स्पीड आएगी। स्पीड तो हर चीज में आएगी, क्योंकि मंगल एनर्जी और मंगल गति है, स्पीड है। लेकिन साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, मंगल क्रोध भी है। तो थोड़ा सा संतान के साथ अपने संबंधों को मधुर बना करके रखें, वरना एक चेतावनी है, संतान को रिबेल होने में देर नहीं लगेगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि तुमने अगर सरल भाषा में ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाया, उसी दिन अपनी शिष्या मानूंगा, तब तक शिष्या मानूंगा नहीं। तो इतने स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने अपने प्रेम प्रसंगों में या संतान के साथ अपने व्यवहार को जरूरत से ज्यादा कठोर कर दिया, अपनी वाणी को जरूरत से ज्यादा कठोर कर दिया, तो फिर क्रांति होगी उनकी तरफ से, रिबेल होगा उनकी तरफ से, बड़ा घोर विरोध होगा उनकी तरफ से। उसको फिर संभालने के लिए तैयार रहिए, है ना। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब बेटे के पैर में बाप का जूता आने लगे, उस दिन फादर को समझ जाना चाहिए, पिता को समझ जाना चाहिए कि आज से मुझे अपनी संतान के साथ अपना व्यवहार बदल लेना है। अब डंडे से दोस्ती पर आ जाना है। एक समय तक डंडा भी जरूरी है, आई एग्री, क्योंकि वो जो एक है ना फादर फियर, जो एक टर्म है, पिता का डर, वो होना जरूरी है बच्चों में, मैं जानती हूँ, मानती हूँ। लेकिन एक उम्र के बाद हमें अपना व्यवहार अपनी संतान के साथ बदलना पड़ेगा। ये इंडिकेशन दे रहा है आपका 5वां घर, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी है। हालांकि उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि शनि इस समय रेवती में है,
शनि एक बूढ़ा ग्रह है, प्रैक्टिकल ग्रह है, एक मैच्योर्ड ग्रह है, बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि सोलर सिस्टम का सबसे पुराना मेंबर है वो, है ना? सूर्य से सबसे दूर है, सोलर सिस्टम का सबसे पुराना मेंबर है, तो उसके पास नॉलेज तो बहुत है। अब उसकी बात तो सीधी बात है, वो शनि का सिद्धांत ये है कि या तो मानो नहीं तो बनवा लूँगा, है ना? जब शनि की तीसरी दृष्टि 5वें घर पर होगी, तो ऊपर से मंगल यहाँ, तो थोड़ा-सा अगर हम डिप्लोमैटिक हो सकें, अगर हम थोड़ा-सा प्यार भरे शब्दों से उसी बात को कह सकें जिसको हम क्रोध से कह रहे हैं, तो अच्छा होगा। कारण एक कहावत है, किसी बहुत प्रसिद्ध लेखक ने कहा है, मैं पढ़ती बहुत हूँ, लेखक का नाम भूल गई हूँ, कि ज़्यादातर झगड़े इस कारण नहीं होते कि क्या कहा, इसलिए होते हैं क्योंकि किस तरह कहा। तो जो आप कहना चाहते हैं कहिए, सिर्फ अपना टोन बदल लीजिए। बात करें छठे घर की, तो यहाँ मिथुन राशि है और बुध यहाँ वक्री अस्त अपनी ही राशि में 7 जुलाई से हैं सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ 16 जुलाई तक हैं। बुध यहाँ बाद में भी रहेंगे और 21 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब अपने खुद के घर में बैठा होता है तो बहुत प्रबल होता है। बुध वक्री हैं, अस्त हैं। अभी एक वीडियो में किसी ने पूछा, मैडम आपने कहा है बुध बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फल देंगे, वो तो अस्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अस्त है। अब अस्त ग्रह को समझ लीजिए तो आपको इसका फल समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत बचपन से सीखी। 10 साल की उम्र तक तो मेरे पिता ने मुझे पाराशर कंठस्थ करा दिए थे। उसके बाद उनके पास अपना खुद का जो रिसर्च का नॉलेज था, वो सारा उन्होंने मुझे दिया और अब तो मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। तो रिसर्च पूरी ज़िंदगी मैंने भी एस्ट्रोलॉजी में जो की, उससे जो मैं जानती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ मैं प्रकांड पंडित हूँ या पूर्ण ज्ञानी हूँ, नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जितना जो सूक्ष्म मैं जानती हूँ, वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो ऐसा तो पाराशर ऋषि ने भी कहा है, जो मैं फिलहाल पाराशरा को कोट कर रही हूँ। वो कहते हैं जब कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है, ग्रह सूर्य से ही अस्त होते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद नज़दीक पहुँच जाता है, तो सूर्य का प्रकाश, उसकी ऊर्जा उस ग्रह को अपने अंदर लगभग समाहित कर लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। उसका रंग सूर्य के रंग में हमको दिखना बंद हो जाता है। तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर सूर्य के पास पहुँच जाती है। बुध राजकुमार है, सूर्य राजा है। बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यंग प्लैनेट, जिसके पास नॉलेज तो है मगर एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस शनि के पास सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि बुध की सत्ता, बुध की पावर, बुध का डिपार्टमेंट, बुध का जो मंत्रालय है, वो सूर्य यानी राजा के पास चला गया। अब एक राजकुमार के निर्णय जब राजा लेगा तो वो ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे, ज़्यादा समझदारी से पूर्ण होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से परिपूर्ण होंगे। हाँ, बुध की जो इंडिविजुअलिटी है वो इतने दिनों नहीं दिखेगी, ये पक्की बात है। यानी कि आपके जीवन के निर्णय कोई बड़ा लेगा इस समय। छठा घर सेवा है, नौकरी है। आप किसी बड़े की बात मान करके कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे अबाउट जॉब। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। यहाँ सूर्य प्रबल शत्रु हंता है, शत्रुओं का दूर दूर तक नाश। अब बालक को गोद में लेकर के राजा तलवार लेके जब निकलेगा, ऐसा समझ लीजिए। इससे सरल भाषा में नहीं समझा सकती हूँ। हालांकि बालक अपने घर में बैठा हुआ है, मजबूत है, क्योंकि छठा घर कालपुरुष की कुंडली में भी बुध का अपना खुद का घर है, कन्या राशि आती है। यहाँ तो नेचुरल होम भी उसका और जो राशि है वो भी उसकी अपनी। तो बुध प्रबल है यहाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जब तक अस्त होगा तब तक उसकी जो एक इंडिविजुअल बुध के गुण है, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो आपको नजर नहीं आएगी। जब 21 तारीख से मार्गी होगा तो बच्चा कहेगा, पिताजी अब आप रहने दीजिए, अब मेरे जीवन के निर्णय मैं खुद लूंगा। 21 तारीख से अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे। सूर्य 16 जुलाई तक यहाँ होने से सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। कंपटीशन में सिलेक्शन की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बात करें 7वें घर की, तो यहाँ कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा चलायमान है। यहाँ पर सूर्य 16 जुलाई से आ जाएंगे। बुध 1 तारीख से 7 तारीख तक है, शुक्र 4 तक है और बृहस्पति पूरा महीना यहीं रहेंगे, मार्गी, उदित, अतिचारी, उच्च और पुष्य में। 26 जून से 1 जुलाई पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री पर बृहस्पति अति उच्च के होंगे। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था कि 26 और 27 तारीख, ये 2 दिन ऐसे थे जब आप कोई भी सिद्धि कर सकते हैं।
उसके बाद भी अभी 1 तारीख तक का भी समय ऐसा है कि आप जो भी पूजा पाठ इस समय करेंगे 1 जुलाई तक, वो 100 गुना फल देगा, क्योंकि ये जो समय है ना, जब वो 5 डिग्री से थोड़ा आगे पीछे भी जाएँगे तो भी लगभग उतना ही असर होगा। उतना तो एग्ज़ैक्टली उतना तो नहीं, पर उससे थोड़ा-सा कम, पर हाँ, बहुत अच्छा असर रहेगा। तो इस समय में जो भी पूजा पाठ, जप, तप, साधना, सिद्धि आप करना चाहते हैं 1 जुलाई तक का समय उसके लिए बहुत अच्छा है, करते रहिए। अब बात करूँ बृहस्पति यहाँ फल क्या देंगे? बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि प्रथम भाव, पहले तो मैं 7वें घर की बात करूँ। 7वां घर आपका वैवाहिक जीवन, बिज़नेस पार्टनरशिप। इस समय वैवाहिक जीवन बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहेगा, बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा, बिज़नेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। ख़ास तौर से पहले हफ्ते में तो बुध भी यहाँ पर हैं, शुक्र भी हैं। तो वैवाहिक जीवन में सुख, बिज़नेस में नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराना कोई बिज़नेस रिवाइव करना चाहते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशंस थी वो इस समय सॉल्व हो जाएँगे। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी रिलेशंस अच्छे रहेंगे। सूर्य जब यहाँ 16 जुलाई से आ जाएँगे तो बृहस्पति और सूर्य के आपस में अच्छे संबंध हैं। लेकिन सूर्य को 7वें बहुत अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, मैं कारण बतला देती हूँ। बिज़नेस बनिए का काम है, मीठा बोल, सबसे पहला सिद्धांत है ना। सूर्य कहता है नहीं, मीठा बोलना मुझे कहाँ आता है, मैं तो राजा हूँ, मीठा बोलूँगा तो कैसे चलेगा? तो थोड़ा-सा अहंकार, थोड़ी-सी ईगो वैवाहिक जीवन में और बिज़नेस पार्टनरशिप में 16 जुलाई के बाद हो सकती है, उसका थोड़ा-सा ख्याल रखिएगा। लेकिन इस समय गवर्नमेंट से रिलेटेड काम बन जाएँगे, पिता से सपोर्ट मिलेगा, बॉस से सपोर्ट मिलेगा। बात करें 8वें घर की तो यहाँ सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है, पहले छठे घर में, बाद में 7वें घर में। जब छठे घर में है तो विपरीत राजयोग बन रहा है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आकर के फिर फ़ायदा। जब 7वें घर में है तब भी बृहस्पति के साथ है तो अच्छी स्थिति में है। 8वां घर अनायास मिलने वाला ज्ञान, अनायास मिलने वाला धन, छिपा हुआ धन, छिपा हुआ ज्ञान, छिपी हुई सारी वस्तुएं, क्योंकि पाताल है 8वां घर। जब 8वें घर का स्वामी पहले छठे में होगा तब भी फायदा करेगा, जब 7वें में होगा तब भी फायदा करेगा। पत्नी की ओर से, बिजनेस से कोई ऐसा धन प्राप्त होगा, या ससुराल से कोई ऐसा धन प्राप्त होगा, या गिफ्ट में कोई ऐसा धन प्राप्त होगा, या कोई ऐसा धन जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि अभी वापस आ जाएगा, वो वापस मिलेगा। इसकी बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। यहाँ केतु मघा में है वैसे भी, और 4 तारीख से यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, और केतु और शुक्र दोनों मित्र हैं। शुक्र को 8वें घर में, ऐसा समझ लीजिए, मैं फिर से साधारण और सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लक्ष्मी का जन्म पाताल से ही हुआ था, है ना। तो धन इस समय बहुत अच्छा खासा आएगा, पूर्ण दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पर है। पिताजी कहते थे कि किसी ग्रह का किसी घर में बैठना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियां हैं। शुक्र वो अकेला ग्रह है जिसके पास संजीवनी दृष्टि है। दूसरे घर पर दृष्टि होगी तो कुटुंब में या धन के संचय को लेकर कोई ऐसा मृत थॉट, आइडिया या कर्म, या कोई ऐसी आशा जो जहां उम्मीद मर गई थी, वो वापस जीवित होगी। और सिर्फ जीवित नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट भी होगी, वो कार्यान्वित भी होगी, वो एक्चुअली इट्स गोइंग टू हैपन ऑल्सो। केतु मघा में आप पितृ कृपा को दिखाते हैं। हालांकि इस समय आपको इंट्यूशंस रहेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। जो लोग पूजा पाठ में हैं, जप में हैं, तप में हैं, तंत्र मंत्र साधना में, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो ऑकल्ट में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बहुत डेप्थ में जाएंगे चीजों की, और इस समय पितृ कृपा होगी आप पर। राहु की यहाँ 7वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि है। हालांकि केतु और शुक्र दोनों शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य के साथ केतु की भी शत्रुता है और शुक्र की भी शत्रुता है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप अपनी सबकॉन्शियस में फील करेंगे। 8वां घर हमारी सबकॉन्शियस है। राहु की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, अंगारक दृष्टि, थोड़ी सी बेचैनी बनी रहेगी मन में किसी बात को लेकर, खासतौर से आपके सबकॉन्शियस में। बात करें आपके भाग्य भाव की तो यहाँ कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध पहले 7वें घर में है और फिर वक्री होकर के अपने ही घर में। तो देखिए, जब वो वक्री है तब भी, जब वो अस्त है तब भी, दोनों ही स्थिति में बुध अच्छे ही फल देगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन थोड़ी हर्डल्स जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी को लूज होता हुआ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई काम मैंने किया, वो उसका रिजल्ट तो मिला, पर क्रेडिट शायद कोई और ले गया। क्रेडिट पिताजी ले गए, बॉस ले गया। कुछ विद्वान 9वें घर से पिता को गिनते हैं, कुछ 10वें घर से गिनते हैं। 9वां घर धर्म है, गुरु है,
है ना, पिता है। तो नवे घर का स्वामी जब अस्त होगा और वक्री होगा, हालांकि 21 तारीख से आपको ही क्रेडिट मिलेगा, लेकिन तब तक फलीभूत तो होंगे काम, रिजल्ट्स तो मिलेंगे अच्छे, परिणाम आपको ही अच्छे मिलेंगे। आप थोड़े धार्मिक भी हो जाएंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, लेकिन जो क्रेडिट है वो डेफिनेटली आपकी जगह कोई और लेके जाएगा, ये भी निश्चित है। बात करें दशम भाव की, तो यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है केतु के साथ पूरे महीने 4 तारीख से। दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान का स्वामी जब 8वें घर में होगा, केतु के साथ है, मित्र के साथ है, लेकिन क्योंकि शत्रु के घर में बैठा है तो थोड़ा सा कर्म स्थान पर स्ट्रगल को तो दिखाता है, लेकिन पितृ कृपा से वो स्ट्रगल्स के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ये भी निश्चित है। धन का लाभ होगा, वर्क प्लेस पर प्रमोशन या कोई जॉब चेंज अच्छा या कोई मैनेजमेंट से बेनिफिट वो मिलेगा। स्ट्रगल तो होगा शुरू में, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, बट यू विल बी द विनर। बात करें 11वें घर की, तो यहाँ वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल 5वें घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। देखिए जी, पिताजी कहते थे जब कोई ग्रह किसी दूसरे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से या तो अपनी राशि को या अपने घर को देखे, यहाँ वृश्चिक राशि है, अपनी राशि को देख रहा है, तो इसका मतलब ये कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, $100 कमाए, 10 अपने पास रखे और 90 भेज दिए अपने घर, कहाँ, जहाँ उसकी दृष्टि है। तो इस समय क्योंकि दृष्टि 11वें भाव पर है, मंगल मेहनत है हमारी, मंगल कर्म है हमारा, मंगल हमारी स्पीड है, एनर्जी है, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है ना, जिस एनर्जी से हम बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं वो मंगल ही है। तो अपने कर्म का फल, अपने पराक्रम का फल, अपनी मेहनत का फल भरपूर भरपूर मिलेगा इस समय। इस समय आप अपना लाभ और इच्छा पूर्ति अपनी मेहनत से ही कर पाएंगे, और क्विक रिजल्ट्स भी होंगे, क्योंकि मंगल क्विक है, मंगल डिले नहीं करता है ना, मंगल सोचता नहीं है बहुत ज्यादा, उसका तो ऐसे आइडिया आया तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तुरंत काम कर दिया। तो जहां दृष्टि होगी वहां तेजी लाएगा। 11वें घर पर दृष्टि है, 11वें घर में तेजी आएगी। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति है, और किसी और की दृष्टि यहाँ नहीं है मंगल के अलावा, ये एक अच्छी बात है। बात करें 12वें घर की, तो यहाँ धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति आपके 7वें घर में बैठा है। 12वां घर विदेश है, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोग हैं। 12वां घर कोर्ट कचहरी है, अनाथ आश्रम है, अस्पताल है। इन सब फील्ड्स में आपको बृहस्पति की कृपा से सक्सेस मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खासतौर से व्यापार के घर में बैठा हुआ है 7वें घर में। तो जो लोग बिजनेस अब्रॉड से करते हैं, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से करते हैं, उन्हें इस समय बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और बुध जब छठे घर में बैठेगा तो पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेगा, और बुध व्यापार है जैसे कि मैंने आपको कहा। तो विदेशी सरकारों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। फिर शनि की दशम दृष्टि, तब जब शनि रेवती में, तो कोई कंप्लीशन पर सेलिब्रेशन, ये सब चीजें निश्चित रूप से होनी चाहिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मंगल के लिए हनुमान चालीसा कीजिए, वो शनि को भी साधेगा। दूसरी बात, आपकी तो राशि का स्वामी शनि है, तो हमेशा काले कपड़े, काली दाल गरीबों को आप पूरी जिंदगी डोनेट करते रहिए, आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। तीसरी बात, राहु जब तक दूसरे घर में है ना, तब तक अपने घर में कपूर रखिए, वो मैंने शुरू में ही आपको बताया है। और केतु अष्टम भाव में, तो उसके लिए चींटियों को आटा दीजिए। अगर ये रेमेडीज आप कर लेते हैं तो दे गोइंग टू बी मोर देन एनफ फॉर यू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, आप पर इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है तो कितनी % इम्प्लीमेंट हुआ, उसको सच सच लिखिए। मैं कभी ऐसा नहीं कहती कि मेरी झूठी तारीफ कीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसा भी आपको लगा, उसका कारण ये है कि जैसे कि मैंने कहा, मैं पूर्ण ज्ञाता तो नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक विशाल समुद्र है। इसको पूरी तरह जानने और पढ़ने के लिए आज भी मैं 2-2.5 घंटा रोज पढ़ती हूँ, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं उतना ही पता लगता है कि अरे हमें अभी और सीखना है और जानना है। तो
आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैंने जो कैलकुलेशन की वो कितनी सही कितनी गलत। क्योंकि हम लोग तो कैलकुलेशंस करते हैं, पर वो जो कैलकुलेशन हमने की वो वास्तव में कितनी सही है या कितनी गलत है, इसका निर्णय आपके हाथ है। क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि जो मैंने कहा, जो मैंने बताया, जो मैंने कैलकुलेशंस की, इन सूत्रों के दम पर जो मैंने कॉन्क्लूजन्स निकाले, वो वास्तव में कितने सही हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से लिखिए। आपके कमेंट्स मुझे मदद करेंगे अगला वीडियो बनाने में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर पुराने दर्शक हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।